कैसे हैं दोस्त आप लोग। सौंदर्य आईएएस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, चूँकि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा इसी भाग से लिया गया है, तो ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई पड़ता है। और इसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान हुए थे और भारतीय शासन अधिनियम में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमारे संविधान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 1935 के पृष्ठभूमि को हम लोग नज़र देखते हैं। 1935 का क्या है, कैसे है, तो सभी लोगों को पता है। इसके पहले हम लोग आते हैं प्रीवियस में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन क्या था? साइमन जो कमीशन था एक जांच दल था जो यह जांच करता था कि भारतीय शासन चलाने में कितने कैपेबल हुए हैं, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश से 7 सदस्यों की एक कमेटी, अंग्रेज़ कमेटी भारत में जांच करने के लिए आती है, जिसका भारत में विरोध किया जाता है। और इसी साइमन कमीशन जो 1927-28 में आई थी, इसी साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया जाता है। और इसी विरोध के बाद यह साइमन कमीशन भारतीय शासन व्यवस्था की, भारतीयों की जो उसमें भूमिका थी, इसका रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करती है। और ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत जब होती है तो इसी रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए संसद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसे हम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। और ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसी 3 गोलमेज सम्मेलन के जो अंतिम रिपोर्ट था, उसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक कमेटी को रिकमेंड किया गया था, जिसका नाम था प्रवर कमेटी। और इस प्रवर कमेटी के सिफारिश पर ही इस पूरे रिपोर्ट को सबमिट करके एक अधिनियम बनाया गया, जिसे हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। और अब इसके हम प्रावधान, अब हम लोगों को क्लियर हो गया कि 1935 का अधिनियम क्या है। एक्चुअली में साइमन कमीशन रिपोर्ट पर राउंड टेबल में डिस्कस हुआ, गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए, साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन में डिस्कस हुए। उस डिस्कस के बाद उसी डिस्कस पर फाइनली प्रवर कमेटी बनी, और उसी कमेटी का जो रिपोर्ट था प्रॉपरली, उसी को हम क्या देखते हैं, 1935 का एक्ट के रूप में जानते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि 1935 के एक्ट में ऐसे कौन से प्रावधान हमें दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। सबसे पहले 1935 के एक्ट में हमने शुरू में ही बताया था, 1935 का जो एक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। यह भारत का सबसे बड़ा शासन अधिनियम है। इसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ थी। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक भाग हमने बताया है अभी, यहीं से लिया गया है। ये बार बार क्वेश्चन बना है कि भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखना। नंबर 1 1935, नंबर 2 ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, नंबर 3 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये 3 हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है, यहीं से कलेक्ट किया गया है। अच्छा, 1935 के शासन में क्या प्रावधान है, अब इसको हम लोग देखेंगे। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा राज्य द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। पहला प्रावधान, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो राज्य का डुअल गवर्नमेंट था, राज्य का जो द्वैध शासन था, जिसके बारे में हमने 1919 में भी बताया है, वो आगे भी बताया था, उसको समाप्त कर दिया गया और सेंट्रल में, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बन रहा है। जैसे हम देख रहे हैं यूपीपीएससी में 2008 में आया, 14 में आया, एमपीपीएससी में 13 में आया, सिविल में बना, रेलवे में बना। ये बार बार आता है कि केंद्र में
द्वैध शासन कब स्थापित हुआ? तो ये हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कि केंद्र का द्वैध शासन 1935 में बना। राज्य का द्वैध समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। अच्छा, द्वैध शासन के जनक कौन है? लियोनस कार्टियस। हमने बताया है द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस है। ये पहला प्रावधान। दूसरा क्या हुआ? इसी एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या था? भारत में मुद्रा व साख नियंत्रण करने के लिए, भारत में मुद्रा व साख नियंत्रण करने के उद्देश्य से आरबीआई की स्थापना की गई। मुद्रा साख यानी मुद्रा का मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह से रेगुलेट करना, भारतीय व्यापार को पूरी तरह से रेगुलेट करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरबीआई लाई गई। हम थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। आरबीआई क्या है? आरबीआई जो भारत का सेंट्रल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है, यह हिल्टन यंग कमेटी, एक हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1926 में, हिल्टन यंग कमेटी कब बनी? तो 1926 में इन्होंने यह रिकमेंड किया कि भारत का एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए और इन्हीं के रिकमेंडेशन से आरबीआई एक्ट 1934 का निर्माण हुआ। आरबीआई एक्ट का कितना? 1934 का निर्माण हुआ और इसी आरबीआई एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में। हम जानते हैं कि आरंभ में इसका हेड ऑफिस कहाँ था? कलकत्ता था। कहाँ था हेड ऑफिस? कलकत्ता, जो बाद में कहाँ चेंज हो गया? मुंबई, वीटी मुंबई। पहले कहाँ था? कलकत्ता था। चलिए इसको हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर में डिटेल में बताएंगे। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया और भारत का केंद्रीय बैंक बनाया गया। भारत का केंद्रीय बैंक, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बार बार क्वेश्चन आया है। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ये विशेष हमें ध्यान रखना है। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। तीसरा प्रावधान क्या है? इसी अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आता है आरबीआई एक्ट 1935 के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? ये बार बार आया, तो ये ध्यान रखना है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई है। किस एक्ट के द्वारा हुई? 37 में। आरबीआई एक्ट 1935 के द्वारा 1937 में हुई है। यह क्वेश्चन पीएससी में 2014, मेंस में भी 15 में पूछा गया था, एमपी में पूछा गया है। ये बार बार ये भी क्वेश्चन रिवाइज हुआ है। इस पर विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। फेडरल कोर्ट जो स्थापित हुआ था, हमने बताया था, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मैरिस थे। कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर फेडरल कोर्ट के प्रथम क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं कि जो प्रेजेंट का सर्वोच्च न्यायालय है, प्रेजेंट का सर्वोच्च न्यायालय फेडरल कोर्ट के आधार पर ही स्थापित किया गया। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा बना है वह फेडरल कोर्ट के आधार पर ही इसको स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा हम लोग रेखांकित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछा जाए या उद्घाटन पूछा जाए, दोनों एक ही बात है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसके प्रथम न्यायाधीश, ध्यान रखना, जस्टिस एच.जे. कानिया है। जस्टिस एच.जे. कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हैं। अच्छा, प्रेजेंट में कितने प्रेजेंट में कैसे रहे न्यायाधीश हैं? 47, जिनका नाम श्री शरद अरविंद बोबड़े है। श्री शरद अरविंद बोबड़े जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के कैसरे न्यायाधीश हैं? 47वें न्यायाधीश हैं। ये बात विशेष ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के 47वें न्यायाधीश हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान रखना 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो नाम का सर्वोच्च न्यायालय था, वह सर्वोच्च न्यायालय था। जबकि इसके अगेंस्ट अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी, जबकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान का, इसके अगेंस्ट अपील कौन करता है? इसके अगेंस्ट कहीं भी बात करनी है तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रिवी काउंसिल के बाद वहाँ पे रानी के पास जाता था। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है जो उस समय का सर्वोच्च न्यायालय था ना, ये प्रेजेंट के हाई कोर्ट के इक्वल समझ में आता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय के समकालीन। ये विशेष हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? कलकत्ता में 1774 में स्थापित किया गया था। ये परीक्षा में बार बार आया है, पीएससी मेंस में भी पूछा है, साथ ही 2010 में, 2003 में, और इसके साथ ही लगातार एग्जाम का क्वेश्चन बना है, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान। अच्छा, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे। कौन है? एलिजा इम्पे। इस अधिनियम के, अच्छा नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे, चौथा प्रावधान क्या है? इस अधिनियम के द्वारा दलित, महिला, मजदूर वर्ग को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा है कि महिलाओं को पृथक निर्वाचन किस एक्ट के द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा महिलाओं को पृथक निर्वाचन दिया गया है। 1935 महिलाओं को कब दिया गया? 1935। यहाँ पर दलित के बारे में भी एग्जाम में आया, लेकिन मजदूर वर्ग के बारे में एग्जाम में नहीं आया, तो इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। महिलाओं के लिए कब दिया गया था? 1935 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके पांचवें प्रावधान क्या है, इसको हम देखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा 1937 द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। यानी इसी 1935 के अधिनियम से 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है, और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसी अधिनियम के द्वारा उड़ीसा और असम का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज़ बार बार आया है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया। ये लगातार यूपी पीसीएस 2013 मेंस में भी पूछा था, इसके पहले भी लगातार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है, कि बर्मा को भारत से कब पृथक किया गया। तो 1937 बर्मा, म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट छठा प्रावधान इसका क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। 1919 भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1926 में, ध्यान रखना है। हमने आगे बताया था कि 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उसके द्वारा 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, और 1935 में ये जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम चेंज करके संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। यानी कभी अगर पूछा जाए कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1926 में हुई थी, जबकि संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग का मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसका हेड ऑफिस खड़गवासला दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1935 में के एक्ट के द्वारा की गई थी। थोड़ा सा हम लोग इस संघीय लोक सेवा आयोग के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र की सर्वोच्च पद पर प्रतिभागियों का चयन करती है, ठीक उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर प्रतिभागियों का चयन करती है। इसमें कुछ खास बात है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया था।
संवैधानिक यानी संवैधानिक निरंकुशता का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ थी उसको पूरी तरह से निरंकुश बना दिया गया था। और इस एक्ट के द्वारा ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आपसे इसमें कुछ भी नहीं समझना है। सिर्फ संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कब किया गया था, तो ध्यान रखना है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 की एक्ट के द्वारा दिया गया है। MPPCS 2017 लेटेस्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम आगे।